हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। आवाज आ रही है घर वालों? ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रूविंग ज्योमेट्रिकल रिजल्ट फॉर टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेंस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। मतलब ऐसा क्या होता है कि आपका क्या पूछ लेगा कि आपका कोई भी कर्व है, उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट है, उसकी लेंथ क्या होगी, या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर दिया, उसका एरिया क्या होगा, या फिर आपका क्या है लेंथ क्या होगी। ऐसे रैपिड पूछ। डरा क्यों रही है मेरे को? तो क्या क्या किया मैंने तेरे साथ? है, क्वेश्चन लिखो। इजी सा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। प्रूव दैट द इंटरसेप्टेड पोर्शन, प्रूव दैट नहीं देगा, मतलब प्रूव दैट मैं दे रहा हूँ आपको। मतलब वहां पे क्वेश्चन क्या सकता है आपका, लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड पोर्शन, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी करो। हाँ, सब में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, कर ऑलरेडी कर चुके हो तुम लोग। प्रूव दैट द इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट, प्रूव दैट द इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट टू द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इजिकल्स टू a की पावर 2/3 between coordinate axis, between coordinate axis, between coordinate axis is of constant length, between coordinate axis is of constant length। मतलब इसके किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट खींची गई है कर्व के, उनसे इंटरसेप्टेड जो आपका क्या आ जाएगा आपका पोर्शन हो गया, उसकी लेंथ आपकी क्या होगी, कांस्टेंट है। ये आपको प्रूफ करना है। ये कर्व है, इस कर्व के किसी पॉइंट पे हम लोगों ने टेंजेंट खींची है, उसका इंटरसेप्टेड पोर्शन, इंटरसेप्टेड पर आपको पता ही है एक्स एक्सिस पे जहाँ पे टच करे और वाई एक्सिस पे जहाँ पे कट करे, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है। ये प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में भी आ चुके थे, कर्व में भी आए हुए हैं, पर वो स्टैंडर्ड वाले आए हैं। हाइपरबोला में भी थे ऐसे क्वेश्चंस। कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, रैंडम भी कोई भी कर्व मान सकते हो। लेट्स से अज्यूम करो कि मान लो कोई कर्व इस पैटर्न का है, मुझे नहीं पता किस टाइप का कर्व है। अरे हमें पता है, लेकिन कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उसका। फर्क थोड़ी पड़ता है, हमें पता है ऑलरेडी, लेकिन फर्क थोड़ी पड़ता है इससे। कुछ भी मान लो, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, ये कर्व मान लिया, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, उसके ऊपर जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है P, इसके ऊपर टेंजेंट ये आपका एक्स एक्सिस को A और B पे कट करती है। तो आपको क्या करना है, प्रूफ क्या करना है आपका, ए बी है उसकी लेंथ क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी। अच्छा, तो ऐसे केस में याद है टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता था, उस पॉइंट के ऊपर, उस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट मानते थे। क्या कर्व कोई स्टैंडर्ड कर्व टाइप का है, तो इसके ऊपर कोई पॉइंट मान सकता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म में। क्या मानूंगा, तो मैं बोल, ठीक है मैं लिखा दिया। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन कर्व इज पी, मैं बोल सकता हूँ आपका क्या जाएगा, आपका ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस क्यूब थीटा बनेगा, सॉरी, ए कॉस क्यूब थीटा और बी साइन क्यूब थीटा। अच्छा ए ही है ना, ठीक है। ये आपका क्या पॉइंट ले लिया। अब उसकी किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन, तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी। तो क्या जाएगी, y माइनस ए साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी एक्स माइनस ए कोस थीटा, कोस क्यूब थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या कर सकता हूँ, कर्व की इक्वेशन निकाल सकता हूँ या फिर डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। दोनों ही आपके पास, पैरामेट्रिक भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा आपका, पैरामेट्रिक? डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं क्या कर दूँ इसको, ये जो कर्व है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बोल सकता हूँ आपका 2/3 एक्स की पावर -1/3 प्लस 2/3 वाई की पावर -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या करूँ, 2/3 को मैं क्या कर दूँ, खा जाऊँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स की पावर 1/3 अपॉन वाई की पावर 1/3, मतलब माइनस, हाँ कुछ गड़बड़ हुई क्या? हाँ तो वही तो किया है मैंने, माइनस एक्स रेस टू -1/3। 1 - 1/3 तो किया है, सही तो किया है। पॉजिटिव। अच्छा ये बोल रहे हो क्या? अच्छा ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, तो y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3, मतलब आपका क्या है, बोल सकता हूँ माइनस वाई बाई एक्स की पावर 1/3। तो मैं बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी, ये क्या आ जाएगा, माइनस वाई की जगह रख सकता हूँ, आपका क्या होगा, ए साइन क्यूब थीटा अपॉन ए कॉस क्यूब थीटा उसकी पावर 1/3। देखो क्वेश्चन स्टैंडर्ड है तो आंसर भी उसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए, तो टेन क्यूब थीटा की पावर हो जाएगी तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस ए साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा इंटू एक्स माइनस ए कॉस क्यूब थीटा। इक्वेशन वन बोल देता हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, ए और बी पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन याद है ना किए हैं स्ट्रेट लाइन में, तो मैं क्या सारा रिवीजन ही एक चैप्टर में, 4 पॉइंट ए y इज इक्वल टू 0, तो उस केस में x की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, माइनस ए साइन क्यूब थीटा अपॉन टेन क्यूब थीटा प्लस, ये उधर आ जाएगा और आपका क्या है प्लस ए कॉस क्यूब थीटा, ये वैल्यू आपकी x की आएगी, माइनस से माइनस खा गया, सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है, ऐसा गंदा सा आ रहा होगा, मेरे पास है क्या देख लेता हूँ, नहीं मेरे पास नहीं है, साइन क्यूब थीटा से साइन क्यूब थीटा कैंसिल हो रहा होगा ना, तो क्या जाएगा आपका ए कॉस, साई कॉस है तो कॉस हो जाएगा ना, कॉस थीटा प्लस ए कॉस क्यूब थीटा, ये आ रहा होगा, तो 2a कॉस क्यूब थीटा ये आ रहा है क्या, चेक करो कुछ गड़बड़ तो नहीं की, ऐसे क्यों देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ की है? अच्छा टेन क्यूब आ गया, ठीक है तो फिर कोई बात नहीं, टेन थीटा कर देते हैं, तो क्या जाएगा ए साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ए कॉस क्यूब थीटा, एक साइन से साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर बचेगा, कुछ कॉमन ले लूं, ए कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1, मतलब ए कॉस थीटा, ये तो पॉइंट ए क्या हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा कोमा आपका क्या है 0। सिमिलरली शायद बी भी ऐसा है, बी निकाला, सिमिलरली बी की वैल्यू क्या जाएगी 0 ए साइन थीटा जाएगा, इसका मतलब लेंथ ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली मैं बोलूंगा ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बता दो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका क्या जाएगा आपका ए, और ए आपका क्या बारे में दे रखा है, ये कुछ भी इसके बारे में बता नहीं रखा, मतलब ए आपका क्या है कांस्टेंट, मतलब ये आपका क्या होगा कांस्टेंट। इसमें क्या पूछ सकता है, एरिया भी पूछ सकता है, एरिया बता सकते हो इसका, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो क्या जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन 2 थीटा/2, अरे ए साइन थीटा और ए कोस थीटा बाई 2, तो ए स्क्वायर साइन थीटा 4 होगा ना, हाँ ए स्क्वायर साइन 2 थीटा/4, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और क्या पूछ सकता है कि मैक्सिमम एरिया के लिए, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है मैक्सिमम एरिया के लिए टेंजेंट कितना एंगल बनाएगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, थीटा की वैल्यू आपकी क्या जाएगी 45 डिग्री होनी चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है लिख लो, इसमें साउथ लिख सकते हो एडिशनल, मतलब इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइज में। एडब्ल्यू में आ चुका है इसका क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है स्पेसिफिकली, प्रूव दैट नहीं करवाया था उन्होंने, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट या ऐसा कुछ करके पूछा गया था, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर लेता हूँ ऐसे। हाँ अरे ए साइन थीटा ए कोस थीटा डिस्टेंस निकालूंगा, कांस्टेंट हो जाएगी, कैसी बात करते हो,
घर पे लिख लिया बच्चों? कोई है जो पढ़ रहा है घर पे? ठीक है, वेरी गुड केशव, बहुत बढ़िया बच्चा है, वेरी गुड मानसी। चलो रब कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट, ये क्वेश्चन किया होगा शायद तुमने, लिख लिया सिमरन? ठीक है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by tangent to the curve, area of triangle formed by, क्या हुआ, लिख नहीं रही, क्या हो गया, हाथ पे कैसे लग गई? मुक्का मारा था तुमने इसको, पड़ोसन को, लड़ रही थी, मुक्का मार है, गिर गई थी, हाथ के ऊपर सो गई थी, तो ऐसे कैसे हो जाता है? अच्छा, सुबह उठ के देखा जाता वो हो गया, तो मतलब पक्का हाथ पे सोई हो? रात में भी हो रहा था, वेट उठाया था कुछ? तो कोई तो रीजन होगा ना, ऐसे कैसे होता है? मतलब ऐसा नहीं कि मैं परेशान कर रहा हूँ, मैं बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यूरियोसिटी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, थोड़ी बहुत मैंने भी सीख ली तुम्हारे साथ रह के। हाँ, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय एनी टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर between coordinate axis is constant and also find that area। याद है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवाया था मैंने, ये एज इट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवाया था मैंने हाइपरबोला के केस में, स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवाया था, मुझे याद करने को बोला था। आसान है, आई थिंक सब बना लोगे। वेरी गुड प्रणव, बहुत बढ़िया बच्चे हो, बस आ गया। इतनी देर काफी टाइम ले लिया यार, ये मैंने डायरेक्टली याद करने को बोला था, हाइपरबोला में भी करवाया था सेम क्वेश्चन। अनुष्का, 2c², ठीक है। क्या करूंगा, हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला कुछ इसी पैटर्न का है, इसके ऊपर कोई पॉइंट मैं मान लेता हूँ, इसके ऊपर कोई पॉइंट बताओ, जल्दी से बताओ क्या मानूंगा। धे से पूछा था, सी टी कोमा सी बाई टी, ऐसे मानूंगा, या ये तो वैसे भी हाइपरबोला में याद ही है, तो मैं बोलूँ लेट पॉइंट पी ऑन करो, सी टी आपका क्या है, सी बाई टी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी क्या जाएगा, y माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी x माइनस सी टी। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपका टेन स्लोप के लिए एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो क्या कर दूं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा x dy
बाई डी एक्स माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, मैंने बोल दिया माइनस वाई बाई एक्स। और ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था होमोजीनियस के लिए हमेशा यही होता है, तो टाइम बचा सकते थे वहां से, माइनस सी बाई टी अपॉन सी टी, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। तो इक्वेशन टेंजेंट में वहां लिखवाया था मुझे याद है, y माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी टी। तो सबसे पहले आपका क्या है, एरिया के लिए मैं फोर ए निकाल दोगे, फोर बी निकाल दोगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी निकाल दोगे, उससे आपका क्या एरिया आ जाएगा, कितना है बताओ फटाफट, टू सी स्क्वायर आ जाएगा। सबका क्या, सबका आंसर आ गया, तो मुझे सोल्व करवाने की जरूरत तो नहीं है, घर पे कर लोगे, ठीक है लिख लो फटाफट से। सेम पैटर्न की क्वेश्चन क्या करवाने, ऑलरेडी करवा चुका हूँ। नेक्स्ट चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी इसके ऊपर, अच्छे क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन किए थे हमने सारे सब बेसिक क्वेश्चंस, कंसेप्ट सीखा था, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन, ऐसे ही किए हैं सारे सारे। टेंजेंट नॉर्मल में बहुत सारे कंसेप्ट आ गए हैं अपने, इसमें से मैक्सिमम कंसेप्ट हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ में। रिवाइज करोगे तो तुम ऑलरेडी समझ में आ जाएगी, हाँ ये चीज वहाँ पे पढ़ी है सही चीज। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक दो, थोड़े से कैलकुलेटिव या फिर ऐसे लॉजिकली टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अब देखो या तो आपका क्या डिफरेंशिएशन टेंजेंट निकालना एक डिफिकल्ट हो सकता है, या कुछ लॉजिक हो सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है, तो बस वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equals to 1 plus x to the power y plus sin inverse of sin square x। क्या मॉड्यूल का है कि क्या पता, मुझे लगा तुमने मॉड्यूल सोल्व कर लिया हो आज भी। एक दिन में हाँ टेंजेंट एंड नॉर्मल आज कंप्लीट हो जाएगा, तो आप डे वन कंप्लीट कर सकते हो। डे वन में पूरा, एक्चुअली अपने मॉड्यूल का जो डे है ना, उसमें 6 डे दे रखे हैं, और 6 डे में मतलब हर टॉपिक के लिए एक डे दे रखा है। डे वन टेंजेंट नॉर्मल के लिए है, डे टू आपका मोनोटोनिसिटी के लिए, डे थ्री मैक्सिमम मिनिमा के लिए, ऐसे क्वेश्चन है। हाँ खेल ले तू उसके साथ, ऐसा नहीं क्वेश्चन कर ले। पॉइंट नहीं बोला क्या मैंने, पॉइंट नहीं दिया क्या, बिना पॉइंट के कैसे करोगे, तो पूछा भी नहीं। हाँ तो बिना पॉइंट के कैसे निकलोगे। हाँ तो भाई, तो वो मैं पूछ रहा, मैं वेट कर रहा था कि कौन बोलता है, कि देखता हूँ क्या लिखा है क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। नहीं वाई जीरो कैसे आएगा, कुछ भी बोलेगा है। वाई माइनस वन का वन आया होगा। देखो टेंजेंट की, हाँ क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये कर्व है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस कर्व के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट पे। तो नॉर्मल या टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए होती है, पॉइंट और स्लोप। तो पहले के निकाल सकता हूँ 4 पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जल्दी से बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 प्लस जीरो की पावर y प्लस साइन इनवर्स साइन जीरो का होल स्क्वायर। तो क्या जाएगा, 1 प्लस साइन इनवर्स साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो, तो मतलब 1। तो पॉइंट पी क्या आ जाएगा आपका 0,1। तो एक पॉइंट और टेंजेंट निकाल सकता हूं, तो क्या कर दूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूं, इसका डिफरेंशिएट कर सकता हूं, डायरेक्टली कर सकता हूं क्या, क्या करूंगा, लॉग ले, इसको u और v मानना पड़ेगा, y इज इक्वल टू u प्लस v। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, du अपॉन डी एक्स
प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन की वजह से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बाकी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ अलग है या कुछ दम नहीं है या कुछ ऐसा नहीं। तो क्वेश्चन में यही कर सकता है आपका एग्जामिनर, या तो आपका क्या लैंग्वेज में फंसाएगा या फिर कैलकुलेशन में फंसाएगा, इजी क्वेश्चन देगा तो u को सेपरेटली मान के 1 प्लस एक्स की पावर y लोग ले लोगे, ln u इज इक्वल्स टू y इंटू ln 1 प्लस एक्स। अरे आगे तो कर लोगे ना, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हारे लिए क्योंकि इजी सा क्वेश्चन है। आंसर बता देता हूँ मैं। आंसर है, नहीं मेरे पास आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ln ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 प्लस एक्स की पावर वाई इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ln 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो बोल सकता हूँ डी यू अपॉन डी एक्स एट पॉइंट P 0,1 दिख रहा है क्या? 0,1 बस नहीं दिख रहा। तो डी यू अपॉन डी एक्स एट पॉइंट P 0,1, कुछ गड़बड़ की, कुछ गड़बड़ की है, क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 की पावर 1, मतलब आपका क्या जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस ये क्या बनेगा ln 1 की वजह से क्या जाएगा आपका 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1। सिमिलरली v किसको माना है मैंने, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या बोल सकता हूं आपका dv अपॉन dx। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी से बताओ, 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का क्या जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या जाएगा, कहाँ पे, अच्छा वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। तो क्या जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका dv अपॉन dx, ये क्या जाएगा ऊपर साइन 2x अपॉन नीचे क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन की पावर 4x। तो बोलूंगा आपका dv अपॉन dx एट पॉइंट 0,1, तो क्या जाएगा साइन 0 अपॉन 1 माइनस 0, मतलब आपका क्या है 0 आ जाएगा। तो फिर तो बहुत आसान हो गया था, कर लोगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं की, पक्का ठीक है। तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 1 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है 1 प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 0, मतलब आपका क्या आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यही आ रहा है सबका। अच्छा ये टेंजेंट है ना, नॉर्मल 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 निकालना है, टेंजेंट की बजाय नॉर्मल कर दो। तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 x माइनस 0, तो क्या जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। आसान था, सिर्फ डिफरेंशिएशन में फंसाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन 2018 में आ गया था, मतलब नहीं ये नहीं, अगला जो देना हो, ये बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन 2018 में पूछ लिया था मेंस में। अरे बहुत पुराने नोट्स है ना, अब ये नहीं है, मतलब क्वेश्चन तो वही आते हैं हमेशा। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई वेयर x, हाँ फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू, ये नहीं आया था, वो दूसरा आया था, ओके ये नहीं था, ये फालतू है, ये हटाओ, ये फालतू क्वेश्चन है, ये नहीं था, मैं अगला था, ये नहीं लिखो इसके ऊपर जी वगैरह मत लिखो, ऐसा नहीं कर तो लो, हाँ आप कर लो, ये ऐसा होमवर्क करना। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू cos x प्लस वाई
वेयर एक्स की वैल्यू 0 से लेके 4 पाई, वेयर एक्स की वैल्यू 0 से लेके 4 पाई, which are parallel to the line, which are parallel to the line, which are parallel to the line। ये होमवर्क है, बहुत आसान है, मुझे लगा वो है आपका x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। बना लोगे? क्या करो उस पैरेलल लाइन से क्या करूँ, स्लोप, स्लोप के लिए dy/dx निकालोगे, कंपेयर करूंगा। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। ये आया था मैं जो बता रहा था ना, प्रूव दैट में दे देता हूं। लेट द टेंजेंट, let the tangent are drawn from origin, let the tangent are drawn from origin to the curve y is equals to sin x। let the tangent are drawn from origin to the curve y is equals to sin x। let the tangent are drawn to the curve y is equals to sin x। then prove that the point of tangency, then prove that the point of tangency lies on the curve x square y square is equals to x square minus y square। ये prove that point of tangency lies on the curve x square y square is equals to x square minus y square। बहुत आसान था। हाँ, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें शायद 2 टेंजेंट्स बनेगी। ऊपर वाला पॉइंट था उसमें 2 टेंजेंट्स बनेगी, 2 पॉइंट्स आएंगे। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? अभी आ रही? मतलब समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन, तुम्हें ये बता दो इतनी सी बात। अब आई है आवाज, ठीक है, कोई बात नहीं, वो गलती से म्यूट करवा दिया था सात्विक ने, नहीं धे ने म्यूट करवाया था। सारा ब्लेम उसी के ऊपर डालो। हाँ, क्या करना है मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। कोई पॉइंट मैं मान लेता हूँ उस कर्व के ऊपर, जिसको मैं बोल देता हूँ एच कोमा के। ठीक है, पहली चीज ये हो जाएगा, पहली चीज ये बोलूंगा ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब के इक्वल्स टू क्या जाएगा, साइन एच आ जाएगा। सेकंड चीज, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट की स्लोप तो डिफरेंशिएट कर दूंगा, और इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल दूंगा। दोनों एक ही चीज है, साइन एच आ गया, कॉस एच आ गया, दोनों को सिंप्लीफाई करना आता है तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐड करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, आंसर आ जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लिखो। इस टाइप का क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा गया है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा गया, एक्सट्रीम केस वाला। लिख लिया बच्चों घर वालों? लिख लिया तो हाँ ना बोलो।
चलो आगे पढ़ते हैं। चल लिखो, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू। ये जे एडवांस में पूछा गया है इस पैटर्न का, ये नहीं एग्जैक्टली ये नहीं आया था, इस पैटर्न का क्वेश्चन जे एडवांस में आ चुका है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन, फाइंड द find all set of values of a, find all set of values of a for which the equation mod of sin x is equals to root 3 by 2 mod of x plus a, mod of sin x is equals to root 3 by 2 mod of x is equals to a। क्वेश्चन वापस से लिखवा देता हूँ, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन mod of sin x is equals to root 3 by 2 mod of x plus a have no solution, मतलब ये mod of sin x है, ये एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है, उन दोनों के कोई भी सॉल्यूशन ना हो, मतलब वो दोनों आपके क्या होगी, आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग होगी, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगी तो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये लाइन भी आपके क्या ओरिजिन से पास करेगी लेकिन ए के ऊपर डिसाइड करेगी। लेट्स अज्यूम करो, मान लो ऐसा दे रखा है mod of sin x का ग्राफ आपका क्या है, ये है, तो ये आपका क्या है mod of sin x। अब लेट्स अज्यूम करो कि ये mod of x रूट 3 बाई 2 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोड ऑफ x की वैल्यू आपके यदि डिसाइड कौन करेगा, इफ मैं मान लो इफ a इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये कैसा बनेगा, कुछ इस पैटर्न का, या फिर हो सकता है इससे ऊपर जाए, वैसे ऊपर जाएगा या नीचे से जाएगा, जल्दी से बताओ। रूट 3 बाई 2 मतलब 1 से छोटी है, तो ये नीचे से जाएगा, तो नीचे से जाएगा मतलब ये आपका क्या है, कुछ इस पैटर्न से आपका क्या कट कर कर जाएगा, तो मतलब a इज इक्वल्स टू 0 पे तो सॉल्यूशन होंगे। यदि मैं बोलूं a लेस देन 0 करूं, तो नेगेटिव में होगा, मतलब उस केस में तो डेफिनेटली सॉल्यूशन होंगे ही होंगे, मतलब इतना तो आपको पता है कि ये होंगे। अब मान लो यदि a ऐसा होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो मतलब नो सॉल्यूशन। लेकिन बस वही इंटरवल देखना कि कहां पे सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो बता सकते हो एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, टेंजेंट्स। मतलब एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है, जब ये जो लाइन है इसकी क्या बन जाएगी, आपकी टेंजेंट हो जाएगी, तो टेंजेंट वाली केस में आपका क्या हो जाएगा, यहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एक्सट्रीम केस, ये आपका क्या होगा, एक्सट्रीम केस, तो मतलब इस टेंजेंट वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग लास्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो उस टेंजेंट के इक्वेशन निकाल लूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट निकाल दूंगा ऑन वाई एक्सिस, और उस पॉइंट से ऊपर के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो बस निकालो आंसर, हिंट दे दी मैंने। है आंसर बड़ा अजीब सा आएगा, रूट और पाई की टर्म्स में, बताओ। 1/2 माइनस पाई बाई 4 गलत है, पाई बाई 4, 4√3, हाँ सही है, से लेके, ठीक है, हाँ सही है। मेरे को सुना 1/2 माइनस पाई बाई 4, इसलिए मैंने बोला 1/2 माइनस पाई बाई 4√3 से लेके इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है लड़की का सब, बस। आसान ही था, इतना टफ तो है नहीं।
अरे 2 स्टेप का क्वेश्चन है यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो उसमें भी? तुमने किए हुए क्या स्टेप के क्वेश्चंस या पहली बार स्ट्राइक किया हुआ? ये क्या पढ़ रही हो? केमिस्ट्री? ठीक है। हाँ, हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ एक्सट्रीम केस में, मतलब वो आपकी क्या टेंजेंट होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट इसके ऊपर कोई पॉइंट मैंने मान लिया पी एच कोमा के, मैंने बोल दिया लेट पी एच कोमा के लाइज ऑन कर। तो मैं बोल सकता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा आपका, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अरे दोनों एक ही होगी तभी तो इक्वल होगा। और उसकी वैल्यू कितनी की होगी, मतलब m की वैल्यू कितनी है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या है आपका, √3/2। तो मतलब इसकी स्लोप के लिए आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, h ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये आपका क्या है, y इजिकल्स टू साइन x हो गया। तो फॉर स्लोप के लिए क्या कर देता हूं, आपका dy/dx, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी cos x, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √3/2। अब √3/2 cos की वैल्यू कितने की होती है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6, मतलब वो आपका क्या पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका क्या π/6 है, क्योंकि दिस लाइज ऑन कर्व। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी sin π/6, मतलब आपका क्या आ जाएगा, sin π/6 की वैल्यू क्या होती है √3/2 1/2। इसका मतलब पहला चीज मेरे पास क्या आएगा, पॉइंट P की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6 1/2। ठीक है। अब मैं क्या बोल सकता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P। तो मैं बोल सकता हूं y-1/2 इजिकल्स टू dy/dx, dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी cos x एट P x कोमा y h कोमा के π/3 1/2, और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है आपकी π/6। तो ये क्या आ जाएगी y-1/2 इजिकल्स टू cos π/3 इंटू एक्स माइनस π/6। अब मुझे क्या निकालना है, ये पॉइंट ए, x की वैल्यू नहीं आई क्या π/6 है, तो y-1/2 cos π/6 की वैल्यू बताओ √3/2 इंटू एक्स माइनस π/6। तो मैं बोल सकता हूं फोर पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस, फॉर पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस, तो उसके लिए क्या कर दूं, आपका x की वैल्यू क्या जाएगी 0, मतलब y की वैल्यू क्या जाएगी 1/2 माइनस √3। कुछ कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? तो तुम्हारा आंसर गड़बड़ था, π/12, लेकिन π/4 बोल रहे थे ना शायद। हाँ अच्छा, ओके, आई गोट इट ब्रो, आई गोट इट। ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, ये पॉइंट आपका क्या एक्सट्रीम पॉइंट होगा, तो मैं बोलूंगा फॉर y ग्रेटर देन 1/2 माइनस √3 π/12 इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। बोथ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, मतलब उसके लिए a मस्ट बिलोंग्स टू क्या जाएगा 1/2 माइनस √3 π/12 से लेके इंफिनिटी, जिसके लिए आपका क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। इसमें पैराग्राफ करके पूछा भी जा सकता है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन लाई करे, मोर देन 2 सॉल्यूशन लाई करे, उस केस में थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता है क्वेश्चन। हाँ पूछ सकता है ना, तो एक ही वैल्यू करके ये पैराग्राफ में 3 बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने भी देखा था किसी बुक में था, स्टैंडर्ड बुक में इस टाइप के तीनों क्वेश्चन पूछे थे कि एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन कहाँ पे लाई करेंगे और मोर देन 2 सॉल्यूशन कहाँ पे लाई करेंगे। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन मतलब ये यहाँ तक कट करेगा, मोर देन मतलब उसको आगे भी टच करेगा। तो हाँ हाँ, और नीचे जाएगा ना वो, उस केस में मतलब लाइन ऐसी होगी कुछ, वो उस आगे कट करेगा तो मोर देन 2 हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 मतलब हाँ, तो वो सोचना आप कैसे करोगे।
क्या हुआ तेरे को, कुछ समझ में नहीं है, कुछ डाउट है? कहाँ डाउट है बता, स्टार्टिंग से ये वाला, ये देख, ये मैंने क्या बोला है, ये करो है, ये मोड ऑफ साइन एक्स है और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है। दो कर्व के नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं। यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब दोनों के बीच में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। मतलब ये एक कर्व है मोड ऑफ साइन एक्स और दूसरा कर्व है √3/2 मोड ऑफ एक्स प्लस ए। अरे दो अलग अलग कर्व है, जो याद करो ना, ऐसे क्वेश्चन करवाए थे हम लोगों ने। y इज इक्वल साइन एक्स इज इक्वल टू x/10, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो। साइन x इज इक्वल टू x² माइनस x+1, इसके सॉल्यूशन निकालो। याद है ना, उस केस में क्या करते थे हम लोग, इसका ग्राफ बनाते थे, इसका ग्राफ बनाते थे, और दोनों के ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करते हो सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे मैं सोच सकता ऑप्शन को रिजेक्ट करने के लिए, मैं सोचू यदि एक ही वैल्यू 0 है तो ये ग्राफ मोड ऑफ एक्स ऐसा होगा, आगे तो इंटरसेक्ट करेगा, लेस देन पे भी नहीं होगा मतलब वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, ऊपर होगा तो वो हो जाएगा। लेकिन वो ऊपर वाला केस देखना मुझे क्या होगा, तो टेंजेंट के केस में आपका क्या एक्सट्रीम केस, उसके ऊपर वाले केस में सारे में आपका होगा। हाँ बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चे, पता नहीं, मेरे पास नहीं है वो, ऐसे मेरे को ध्यान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, होमवर्क देता हूँ। अरे बहुत सारे, रुको जाओ, सु सु करे छे, अरे रुक जा, हद दे, हद दे, हद दे, हद दे। ये लगता थोड़ी है, लगना थोड़ी है, तो गंदे बात करने हैं। हाँ तो गंदे ही तो करने हैं ना, तो बोल मत दो फिर, कुछ होमवर्क लो फिर। मेरे को एक टॉपिक और खत्म करना है भाई, जल्दी करो। आज ये टेंजेंट और नॉर्मल खत्म होना चाहिए। आई थिंक 3.5 लेक्चर हो गए ना इसके ऊपर, 3। नहीं था। तो वो एक दिन तो 5 मिनट तक। हाँ मतलब 3 ही मान लो। एक्चुअली इसका एक टॉपिक वहां पे पढ़ा दिया था मैंने, टेंजेंट नॉर्मल का ही टॉपिक होता है आपका, वो पॉइंट ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है ना, वो यहाँ पे भी आता है, वहां पे पढ़ा दिया था। मान के चलो वो ये है, एक ही टॉपिक 3 बार पढ़ना पड़ रहा है आपको। होमवर्क लिख लो, होमवर्क बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन लिखो, द टेंजेंट टू द कर्व, द टेंजेंट टू द कर्व y is equals to ax² plus bx plus 7/2 at point 1, 2 is parallel to normal। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने वहां पे किए थे पैराबोला वगैरह में। पैरेलल टू द नॉर्मल एट पॉइंट -2, 2 ऑन द कर्व y is equals to x² plus 6x plus 16, then find value of a and b। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आई थिंक किए होंगे वहां पे, मॉड्यूल में भी थे अपने। पहला पैराबोला है, ये पहला पैराबोला है, इसके किसी पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किसी टेंजेंट है। ये दूसरा पैराबोला है, उसके आपके क्या किसी पॉइंट पे आपका क्या नॉर्मल है। वो अलग अलग पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट्स है, एक अलग पॉइंट है, एक अलग पॉइंट है। एक पॉइंट पे करो के एक पॉइंट पे टेंजेंट और दूसरे करो के दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल, वो दोनों एक दूसरे के आपके पैरेलल है। पैरेलल है मतलब कंपेयर करके कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने, मॉड्यूल में थे, चेक करना। नेक्स्ट, द कौन सा लाइन ही कर रहा, ए बी। हाँ तो इक्वेशन तो वही है, दो वेरिएबल है तो दो निकालना पड़ेगा। 1, 2 लाई ऑन द कर्व, उससे एक इक्वेशन निकलेगी ए बी में, और दूसरा आपका क्या टेंजेंट वाली स्लोप सेम से निकलेगी। दो एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं, डेफिनेशन गलत तो निकली। पैर नॉर्मल टू द पॉइंट y is equals to x² plus 6x plus normal at point 2 -2, 2 x की वैल्यू -2, तो क्या जाएगा आपका
4 माइनस 12 प्लस 8, तो क्या गड़बड़ हुई? रुक जा भाई, रुक जा। माइनस 18 नहीं, पता नहीं फिर ये मेरे पास तो क्वेश्चन यही है, शायद इसमें कुछ मिस्टेक है। नहीं 2,8 नहीं होगा, पॉइंट देखा है, टेंजेंट टू द कर्व 1,2 पैरेलल टू नॉर्मल एट पॉइंट -2,2 ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16, यही है मेरे पास क्वेश्चन। तो एक काम करो, -x स्क्वायर कर दो, अब ठीक है, आ गया ना? नहीं आंसर भी नहीं है, ये सिर्फ होमवर्क के लिए लिखा हुआ था। -4 -12 प्लस 16, अब ठीक है, अब आ रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए बी गिवन, आंसर अलग हो जाएगा, उसमें क्या है। नेक्स्ट, द कर्व, कुछ मैंने मिस्टेक कर दी होगी, -x स्क्वायर लिख लिया होगा, कुछ और लिख लिया होगा, गलती से लिख लिया होगा, मैनुअल मिस्टेक। हाँ नहीं, तो 2 लाना है तो बता दो क्या करें। हाँ 8 कर दो, y स्क्वायर इक्वल्स टू -18 कर दो, खुश? काम करो, ए और भी बता दो, नहीं मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन टेंजेंट, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन है मेरे पास। एक काम करो, छोड़ दो इसको, और तो क्या बोलूं, मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या था, क्वेश्चन बताने का मोटिव क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। इसको एक काम करो, बना लो यार, x की जगह -2 रख के देखो, इस पे y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, y की वैल्यू 2 चाहिए, तो 2 के करस्पॉन्डिंग ये आपका क्या जाएगा, आपका +4 -12, और इधर क्या वैल्यू चाहिए आपके 2 चाहिए, तो कितना जाएगा आपका, -8 है तो +10 कर दो यहाँ पे, अब खुश? हाँ ये भी हो सकता है, 16 कर दिया होगा, 10 हो सकता है, तो ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, द कर्व y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx², हाँ ये भी होमवर्क है, प्लस cx प्लस 5 टचेस x एक्सेस एट पॉइंट -2,0 एंड कट्स। नेक्स्ट मंडे को फिजिक्स के सर नहीं होंगे, तो मेरी 2 क्लास हो जाएंगी उस दिन। रख ली क्या उन्होंने? देखते एंड रुक जाओ, कट द y एक्सेस, कट्स, अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा यार, कट द y एक्सेस एट ए पॉइंट q where the gradient is 3, then find a b c। आसान क्वेश्चन है, आपका क्या दे रखा है, ये जो कर्व है x एक्सेस को किसी पॉइंट पे -2,0 पे कट करता है, मतलब -2,0 उसको सेटिस्फाई, तो आपका क्या है, एक इक्वेशन बन जाएगी एबीसी में। और सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा, y एक्सेस को क्यू पॉइंट पे टच करता है, जहां पे आपके क्या ग्रेडियंट मतलब स्लोप आपके, उसकी वैल्यू आपके क्या dy/dx निकालोगा, उन 2-3 कंडीशन से एबीसी की वैल्यू निकलेगी, 2 ही कंडीशन है, वेरिएबल 3 है। तो बस सोचो, बस मतलब अब ठीक है, बस हिंट मैं दे रहा हूं, यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक कंडीशन और सोचनी है, इस लैंग्वेज से निकलनी है, बस आता है। ये 2 होमवर्क है, नया चैप्टर, नया टॉपिक, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 2 कर्व्स। हाँ लेकिन उसकी इस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे हम लोगों ने, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 2 कर्व्स और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व्स, ये भी करवाई थी हम लोगों ने। अरे पैराबोला हाइपरबोला के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैंने आई थिंक इलिप्स से पढ़ाना स्टार्ट किया था, पैराबोला से स्टार्ट किया था आपको, कोई बात नहीं।
एलिमिनेट किया था, एलिमिनेट और एलिमिनेट किया था। अटेम्प्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, अटेम्प्ट कर लेना यदि मिले टाइम तो, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर्स अच्छे होते हैं। हाँ तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हाँ लिखो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। तो मान लो एक कर्व दे रखा है, ये आपका क्या कर्व दे रखा है आपका C1, और दूसरा कोई कर्व दे रखा है आपका C2। ये कोई कर्व किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो कोई पॉइंट P H, K पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उन दोनों के टेंजेंट के बीच के एंगल से दिया जाता है। तो मैं क्या करूं, इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लूं, इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लूं, इसकी स्लोप निकाल लो, इक्वेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्लोप। लेट अज्यूम करो L1 की स्लोप मैंने बोल दी M1 और L2 की स्लोप मैंने बोल दी आपकी M2। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल कितना हो जाएगा, एंगल क्या होगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, यम यम। और दो एंगल होंगे, पहली चीज थीटा और दूसरा आपका क्या है 180 माइनस थीटा, मतलब ये कौन से एंगल को बताएगा, आपका एक्यूट एंगल। मैं लिखवा देता हूँ, लिख लो, तो लिख लो द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, द एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड, द एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड, बाबू लिख ले, द एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज defined as the acute angle between their tangents, is defined as the acute angle between their tangents at their point of intersection, at their point of intersection। तो उस केस में तुम लोगों ने क्या जनरल अप्रोच पढ़ी थी, जनरल अप्रोच क्या पढ़ी थी, सबसे पहले क्या कर रहा हूं, उनका क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे पहला, फिर दोनों की स्लोप निकालते थे, डीवाई बाई डिफरेंशिएट करते थे, डीवाई बाई डीएक्स, उस पॉइंट पे टेंजेंट स्लोप निकालते थे, फिर ये फॉर्मूला लगाते थे। लेकिन ये काफी लेंथी जा रहा था, ठीक है। फिर वहां पे यूजुअली जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ये डायलॉग बोलता हूँ कि इसमें मैं एक अल्टरनेट अप्रोच बताऊंगा, बाईपास, जिससे आपका ये प्रॉपर प्रोसीजर ना करनी पड़े, तो वो अपन यहाँ पे वो पढ़ेंगे टेंजेंट नॉर्मल में, वो सारी चीजें। बाईपास मेथड कुछ नहीं है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन मेथड बोल रहा हूँ मैं, वो अपन पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा सारी चीजों में, ठीक है। लिख लो पहले, याद तक लिख लिया, फोटो बना ली, बना लो जल्दी बनाओ, हाँ बच्चे जाओ, लिख लिया। नेक्स्ट, कुछ डाउट है, क्या हुआ, मेरे से पूछ, मेरे से पूछ, अरे पूछ ले भाई, क्यों शर्मा रही है, पूछ जल्दी बोल, अरे बोल। हाँ नेक्स्ट, रुक जा मेरे भाई, रुक जा तू, और क्या बोलूं मैं, और क्या बोलूं, हाँ लिखो, नेक्स्ट नोट के अंदर लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर पॉइंट नंबर 1 लिख लिया, इसको पॉइंट नंबर 2 लिख लो, पॉइंट नंबर 2 लिख लो, देयर कैन बी more than one angle of intersection between two curves, there can be more than one angle of intersection between two curves। और ऐसा जरूरी नहीं कि वो दोनों एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपके क्या है, सेम है, वो सेम किस केस में होंगे, दो सर्किल के केस में होंगे, वो सेम किसके होंगे, दो सर्किल के केस में होंगे, क्योंकि दो सर्किल आपके क्या सिमेट्री है। सर्किल के केस में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्टली फॉर्मूला था, याद है क्या था आपका, cos थीटा इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस r1 r2 अपॉन डी, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, फॉर्मूला याद नहीं है, ऐसा था r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 इज इक्वल टू अपॉन टू r1 r2, तो ये था।
फिर उस केस में ऑर्थोगोनल की कंडीशन पड़ी थी, तो ऑर्थोगोनल के केस में क्या पड़ा था आपका cos थीटा की 90, तो उस केस में याद है ना क्या बनती थी आपका r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r1 r2, 2r1 r2 नहीं थी शायद, d स्क्वायर के इक्वल थी वो शायद, डी स्क्वायर क्या होता है, डी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, क्योंकि कोसाइन फॉर्मूले से बना था, वो कोसाइन फॉर्मूले से बना था, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, और d क्या था, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और ऑर्थोगोनल वो होगी। तो लिख लो नेक्स्ट, देयर कैन बी मोर देन वन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। तो ऐसे केस में एक कर्व मान लो ऐसा दे दिया और एक कर्व ये ऐसा दे दिया, मान लो ऐसा, तो ये देखो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, तो यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल थीटा 1 है, तो यहाँ पे एंगल जरूरी नहीं है कि एंगल थीटा 1 ही हो, यहाँ पे आपका एंगल थीटा 2 है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो, वो सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। सेम कब होगा, जब सिमेट्रिक टाइप का कुछ हो, और सेम कब नहीं होगा, जब सिमेट्रिक टाइप का नहीं हो, मतलब दो सर्किल्स आपके क्या इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस केस में यूजुअली सिमेट्रिक होती है। बाकी उस केस में अलग, मान लो हाइपरबोला पैराबोला ऐसे कर इंटरसेक्ट करते हैं, तो यूजुअली सिमेट्री नहीं होती है वहां पे, तो वहां पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। लिख लिया? तो मतलब ये जरूरी नहीं, रुक जाओ अभी पूरा कंप्लीट होने दो, क्या 5 मिनट रोक लो, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि थीटा वन इज इक्वल टू थीटा 2, ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली। सर्किल अलग चीज है रे, खा जा मेरे को। थर्ड, जनरल अप्रोच, थर्ड पॉइंट। हाँ, सर्किल में तो हमेशा होता है ना, क्योंकि सिमेट्री होता है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा दोनों जगह पे, सर्किल में ऊपर और नीचे दोनों सेम होगा। थर्ड पॉइंट, जनरल अप्रोच टू फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, जनरल अप्रोच to find angle of intersection between two curves, general approach to find angle of intersection between two curves, first solve their equation to find point of intersection, say let p alpha comma beta is पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब सबसे पहले क्या निकालूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, देन फर्स्ट सोल्व बोथ द इक्वेशन टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बोथ द इक्वेशन या फिर कंबाइन इक्वेशन बनाता हूं, लेट पी आपका क्या है, अल्फा कोमा बीटा इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन फाइंड स्लोप्स ऑफ बोथ कर्व यूजिंग differentiation at that point, then find slope of both curve using differentiation at that point, and let these are m1 and m2, तो these are m1 and m2, तो मतलब m1 की वैल्यू क्या जाएगी, dy by dx एट कर्व c1 एट पॉइंट p, इसकी वैल्यू, और m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy by dx एट कर्व 2 एट पॉइंट p, ये कर्व 2 कर्व 1 एट पॉइंट p और कर्व 2 एट पॉइंट p, देन एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। याद है स्लोप के केस में कुछ केसेस बनते थे, एंगल में स्पेशल केसेस बनते थे ना, उस केस में m1 m2 -1 ऐसा हो जाएगा तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, कर्व को ऑर्थोगोनल एट दैट पॉइंट। ऑर्थोगोनल का मतलब जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां पे एंगल 90 डिग्री हो, दोनों में डिफरेंस होता है। कर्व ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यदि एक ही है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा जितने भी हैं तो हर जगह पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री, तो वो कर्व ऑर्थोगोनल होगा। यदि एक जगह पे है तो उस केस में ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट देखो, अच्छा एक बहुत एक जेन्युइन कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक m1 m2 -1 से मुझे ध्यान आया, दो स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, इफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू कर्व्स इज इक्वल्स टू -1, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, देन
लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच, ये पहला स्टेटमेंट दे दिया। सेकंड, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच इफ m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्यों? ये मैंने बता दिया था क्या तुम्हें स्ट्रेट लाइन में? हाँ, मतलब ये कॉमन पूछा जाता है, गलती हो जाती है इसमें। नहीं, असर्शन रीजन शायद बोर्ड्स में स्टार्ट किए ना तुम्हारे, बोर्ड्स में स्टार्ट किए। हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछ सकते? चलो लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। नोट इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, नोट में लिखो, इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between curves is 90 degree, if angle of intersection between curves is 90 degree, then curves are said to be, if angle of intersection between two curves is 90 degree, then curves are said to be intersected orthogonally at that point. Curves are said to be intersected orthogonally at that point. तो उस पॉइंट पे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, ये चीज पता है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा? m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। इन दिस केस m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 एट दैट पॉइंट। तो ऐसा भी हो सकता है किसी एक पॉइंट पे ऑर्थोगोनली हो, दूसरे पॉइंट पे ऑर्थोगोनली ना हो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। जरूरी नहीं है, लेट्स अज्यूम करो, इसी में बोलूं तो θ1 आपका क्या है 90 डिग्री हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि θ2 भी आपका क्या है 90 डिग्री हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों जगह पे होगा, वो डिपेंड करेगा उसकी सिचुएशन पे। ठीक है, सेकंड नेट नोट में लिखो, नेट नोट में, इफ इफ ऑल एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, इफ ऑल एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between curves are 90 degree, if all angle of intersection between curves are 90 degree, if all angle of intersection between curves are 90 degree, then curves are said to be, if all angle of intersection between curves are 90 degree, then curves are said to be, orthogonal to each other. सारे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनली एट दैट पॉइंट, और ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल लिखा जाता है मतलब या तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, या फिर जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस केस में सारे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। ये चीज है, डिफरेंस है दोनों स्टेटमेंट में, इसलिए लिखवाया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक बाईपास मेथड लिखो, एक अल्टरनेट मेथड बताता हूं। sometimes it is not possible to solve, sometimes it is not possible to solve combine equation of curve while finding point of intersection. Sometimes it is not possible to solve combine equation of curves while finding point of intersection. तो उस केस में क्या करोगे? मान लो बहुत अजीब सी आ गई, मान लो एक एक्सपोनेंशियल बहुत अजीब सा फंक्शन आ गया, एक ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अजीब सा फंक्शन आ गया, या एक्सपोनेंशियल बहुत अजीब सा आ गया, क्वाड्रेटिक में बहुत अजीब सा आ गया, तो उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपका क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा, मतलब आपका क्या हो सकता है, वो आपका क्या ऑर्थोगोनल हो, m1 m2 डायरेक्टली -1 हो जाए, या तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ऑब्जर्वेशन से या फिर हिट एंड ट्रायल से अपन फाइंड कर सके, मतलब ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है। तो लिख सकते हो देन आइदर पैराग्राफ चेंज करके, देन आइदर इट मे बी सोल्व्ड बाय ऑब्जर्वेशन, देन आइदर इट मे बी सोल्व्ड बाय ऑब्जर्वेशन, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो हिट एंड ट्रायल, और सेकंड पॉइंट of intersection
और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मे नॉट बी रिक्वायर्ड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मे नॉट बी रिक्वायर्ड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मे नॉट बी रिक्वायर्ड। एक नोट डाल लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्टली, डोंट फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्टली until required, don't find point of intersection directly until required, जब तक रिक्वायर्ड नहीं होगा तब तक आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आंख बंद करके फाइंड नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले क्या करना है आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व से हो रहा है ऑर्थोगोनल का केस से हो रहा है, नोट में ले लो स्पेशल केसेस। सर ऑर्थोगोनल के लिए तो डिवाइडेड निकाल के हाँ मतलब ऑब्जर्वेशन से पता चल जाए, m1 m2 -1 दिख रहा होगा, मैं करूंगा 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, मैं हर पैटर्न के क्वेश्चन कराऊंगा। स्पेशल केसेस लिख लो, इफ पहला पॉइंट, हाँ नोट में स्पेशल केस, अरे ये सारे रिजल्ट्स हैं मेरे भाई, याद रहेंगे तो तेरा ही काम आसान होगा। नहीं मुझे को जबरदस्ती नहीं आती, मजाक नहीं आती कि इतने सारी चीजें लिखवाऊं, हर चीज लिखवाऊं। लिखो, इफ वन ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो काम तुम्हें करना है वो सारा काम मैं करके लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, हर चीज तुम्हें ऐसे थाली में परोस के देता हूँ। if one of the tangent is parallel to y axis if one of the tangent is parallel to x axis, one of the tangent is parallel to x axis, तो बता सकते हो then angle between both करो कितना होगा। तो लेट्स अज्यूम करो, मैंने क्या बोल दिया, m1 की वैल्यू क्या मान ली आपकी, क्या आएगी 0, एंगल पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस मतलब ये, और दूसरा मान लो ये कोई है, तो ये आपका क्या θ2 हो जाएगा, तो θ2 ये है तो ये एंगल भी θ2 ही हो जाएगा, तो उनके बीच का जो एंगल हो गया वो आपका क्या एंगल क्या जाएगा आपका tan इनवर्स, नहीं θ2 ही हो जाएगा, और आपका क्या जाएगा आपका tan θ2, ये इसकी स्लोप m2 हो जाएगी, तो tan इनवर्स m2 में बोल सकता हूँ, मोड, हाँ मोड दोनों हो सकते हैं, एक ही बात है, मतलब एक्यूट एंगल पॉजिटिव में बोल सकता हूँ। तो मतलब सिंपल सी चीज है आपका, यदि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो जो दूसरी की स्लोप होगी वही आपका क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो लिख लो देन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन देम क्या हो जाएगा आपका, इसकी स्लोप मैंने मान ली m2 और m1 0, अरे वैसे भी देख लो ना फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा आपका उस केस में थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी tan इनवर्स मोड ऑफ m2, ठीक है। सेकंड केस, if one of the line is parallel to y axis, if one of the line parallel to y axis, अब उस केस में लेट्स अज्यूम करो ये एक एंगल θ2 बना रहा है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया आपका थीटा, तो ये क्या जाएगा आपका 90 है, तो ये आपका क्या होगा आपका π/2 माइनस θ2, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी tan इनवर्स π/2 माइनस θ/2, नहीं यही होगा ना, एंगल थीटा की वैल्यू क्या जाएगी π/2 माइनस θ2, तो उसकी स्लोप मैं बोल सकता हूँ आपका tan थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, m2 की वैल्यू क्या जाएगी tan π/2 माइनस θ/2, मतलब आपका क्या है cot θ/2, या फिर 1/tan θ/2, मतलब एंगल मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, डायरेक्टली थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 1/tan मोड ऑफ m2, tan इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या जाएगी tan इनवर्स 1/mod ऑफ m2, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ cot इनवर्स m2 भी बोल सकता हूँ, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं थी वैसे। चलो पहले एक जनरल क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर ऑर्थोगोनल के केस करो, या फिर पहले ऑर्थोगोनल के केस बताओ फिर जनरल क्वेश्चन करो। पहले एक जनरल क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे जनरल क्वेश्चन कैसे करते हैं, फिर उसके बाद स्पेशल केसेस बताऊंगा। आई थिंक आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये आज होना चाहिए था, इसका मतलब हम उतना नहीं पढ़े जितना हम सोच के आए थे, स्पीड थोड़ी सी अभी स्लो है, मैं फिर से बढ़ाऊंगा स्पीड अब वापस से। लिख लो क्वेश्चन, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व्स y² इज 4x एंड x² इज 2y। अब देखो ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है ना, कॉम्प्लिकेटेड जो आएगा
वो किसकी वजह से आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट की वजह से आ रहा है। यदि मैं 4y कर देता x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y होता तो ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन काफी इजी आ जाता। लेकिन ये आपके क्या इसके कोऑर्डिनेट्स है बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं। एक काम करो 4y ही कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, सेम सेम रहेगा। तो 4y कर देता हूँ, दोनों सेम सेम बना दिया, या फिर 2y करूँ, 2y में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इतना गुस्सा मत दिखा, काटा है क्या तूने? ठीक है, बोलो 2y से करना है 4y से करना है, जिससे तुम्हारा करंट मन हो। 4y से कर लो। तो देखो, अब देखो दो कर्व है, एक आपका क्या है वाई स्क्वायर इजिकल्स टू, ये आपका क्या है वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 4x है, और दूसरा आपका क्या है एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 4y है। तो क्लियरली दिख रहा है कि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी है। तो एक पॉइंट पे तो एंगल कितना जाएगा आपका, थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 90 डिग्री, मतलब थीटा एट ए। लेकिन थीटा एट बी पे 90 नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है यार, ये 4 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत आसान हो जाएगा यार। नहीं नहीं, बहुत आसान हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। अरे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर 1,1 आएगा उसमें, मतलब वो क्या करता हूँ मतलब, नहीं 4,4 आएगा ना। तो 4,4 आएगा उसमें क्या मजा आएगा, मतलब फिर क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। 2y करो, 2y करो, मजा नहीं आएगा, मतलब इतना आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा फिर तुम। हाँ 2y करो। तो सबसे पहले तो एक तो क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा। दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो क्या यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग रेट से बढ़ रहे हैं, एक 2 से बढ़ रहा है एक 4 से बढ़ रहा है, तो 90 डिग्री नहीं लग रहा है। तो उस केस में यहाँ पे आपका क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा। तो क्या निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या है, दोनों की कंबाइन इक्वेशन निकालूंगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 4 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y। तो मैं बोल सकता हूं 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या करूं, x की वैल्यू रख दो, तो y की पावर 4 अपॉन कितना जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 2y। तो y से y कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू 0 हो गया, और उस केस में y क्यूब इज इक्वल्स टू 32, और ये क्या आपका क्या है 2 की पावर 5, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 2 की पावर 5/3। इसी की वजह से तो इंपॉर्टेंट है, इस y इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग x इक्वल्स टू 0, मतलब a पॉइंट तो क्या जाएगा 0,0, तो ऑटोमेटिक इक्वेशन से भी आएगा। और b पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, y की वैल्यू आपके क्या है इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालूं कोई भी इक्वेशन से मान लो, तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपका 2 की पावर 8/3। मैं मान के चल लो सही है रहेगा, भरोसा है तुम लोगों को, ठीक है। तो मतलब ये आपका पॉइंट बी क्या जाएगा 2 की पावर 8/3 और 2 की पावर 5/3, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। अब उस केस में क्या करूंगा मैं, दोनों केस में तो मैंने तुम लोगों से पूछा था ना, तुम लोगों को भरोसा है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, फॉर m1 m2 डिफरेंशिएट कर दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका 4x है, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो 2y dy/dx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4। तो बोल सकता हूँ dy/dx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2/y। तो मैं बोल सकता हूँ आपका m1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी dy/dx एट पॉइंट p। तो वैल्यू बोल सकता हूँ 2/y की जगह दे रखा आपका 2 की पावर 5/3, तो किसकी वैल्यू क्या जाएगी 2 की पावर, जल्दी से बोलो आपका -2/3, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y है, तो डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2 dy/dx। तो या मैं बोल सकता हूँ m2 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 से 2 उड़ गया, तो m की वैल्यू आपकी क्या है 2 की पावर 4/3। तो एंगल बोल सकता हूँ, एंगल थीटा की वैल्यू क्या जाएगी tan इनवर्स m1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, m1 की वैल्यू 2 की पावर -2/3 माइनस m2 2 की पावर 4/3 अपॉन 1 प्लस m1 m2 2 की पावर -2/3 इंटू 2 की पावर 4/3। लेकिन इस फॉर्म में कभी भी आंसर नहीं देगा, क्योंकि इस फॉर्म में आंसर देगा तो सबको पता चल जाएगी ऐसा सिंप्लीफाई किया है। तो क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो क्या जाएगा आपका tan इनवर्स, तो 1 माइनस 2 की पावर 6/3 अपॉन ये क्या जाएगा 2 की पावर 2/3, और 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 4/3।
ये आपका क्या है 6/3 आपका क्या है 2 की पावर 2 मतलब आपका क्या है 4 1 माइनस 4 तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स 3/2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 4/3 इस फॉर्म में आंसर देगा। और ये अजीब सा आंसर देख के यूजुअली स्टूडेंट घबरा जाते हैं, तो उस वजह से उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मैंने एक जनरल क्वेश्चन करवा दिया है। नेक्स्ट टाइम अपन इसको आधे घंटे के आसपास और लगेगा, इसमें अपन 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग सिचुएशन की, और नेक्स्ट टाइम अपन मोनोटोनिसिटी भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कल क्लास है अपनी, कल क्लास रहेगी। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ओके बाय बाय। आप मॉड्यूल कर लो टेंजेंट नॉर्मल का, पहला डे 1 कर लो।